अस्सलाम वालेकुम। पहले तो शब्बर ज़ैदी की एक वीडियो जो कल से बल्कि 2 दिन से वायरल है, जिसमें वो ये इतराफ़ कर रहे हैं किसी तकरीब में ख़िताब करते हुए कि पाकिस्तान दिवालिया तो हो चुका है। तो बेहतर है कि इस बात को मान लिया जाए, बजाय ये कि आप झूठ बोल रहे हैं, डिनाई करें। अब ये चूँकि ज़ाहिर है कि इमरान खान के पसंदीदा शख्सियत रहे हुए हैं, FBR के चेयरमैन रहे हुए हैं और जान छुड़ा के भाग भी गए थे कुछ अरसे बाद, तो इनको तो चले आप ये कहें कि वो गालिबन उनको अपनी नौकरी जाने का कोई दुख होगा या गम होगा या कोई सियासी मकासद होंगे, वो इसलिए कह रहे हैं चूँकि मैं शामिल नहीं हूँ इसलिए दीवार होगा। आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें, लेकिन रज़ाक दाऊद साहब तो मौजूदा कैबिनेट के वज़ीर हैं। रज़ाक दाऊद साहब ने भी वही बात की है कि पाकिस्तान दिवालिया तो हो चुका है। अच्छा, अब इस बात को यहाँ रोकते हैं। मैं आपको बहुत से दोस्त जो ये देख रहे हैं नाज़र, वो तो वाकिफ़ होंगे, जो नहीं वाकिफ़ उनको ज़रा बता दूँ, और जो वाकिफ़ हैं उनको याद दिला दूँ कि सोवियत यूनियन नाम का एक मुल्क होता था जो कि मौजूदा रशिया है। वहाँ पे एक इनकलाब के ज़रिए 1917 में आप यूँ कहें कि एक इनकलाबी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो मज़दूरों का नाम लेकर उठी, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और जैसे ये तालिबान ने अब किया है, ये तो एक मज़हब के नाम पे किया है, उन्होंने मज़दूरों के नाम पे, आप यूँ समझ लें। मैं ओवर सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ चीज़ों को कि आसानी से बात करके मैं आगे बढ़ूँ, ये मेरा मौजू नहीं है। तो बहरहाल वो कब्ज़ा हो गया। उसके बाद जो कम्युनिज़्म वो निज़ाम था वो तो ज़ाहिर है कि नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। उसकी जगह स्टालिन आ गया और वो डिक्टेटरशिप उसने एक और तरह की शुरू कर दी, और ख़ुद यानी उस इनकलाब को लाने वाले जो लोग थे, बाद में चुन चुन के उसने, स्टालिन ने उन्हीं को मार दिया। तो वो अपना यानी उस तरह से इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल वो एक इनकलाब था और बहरहाल उन लोगों ने जो है बुनियादी मरकज़ी ढांचा बदल के काम शुरू कर दिया। और बहरहाल इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि वो एक इंतहाई गरीब मुल्क था रशिया 1917 में। इंतहाई गरीब मुल्क, यानी उस वक्त के हिंदुस्तान से भी गरीब था, तो अंदाज़ा लगा लें। तो उसके बावजूद वो एक वर्ल्ड पावर बना, सुपर पावर बना, और दुनिया, अगेन मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ लेकिन आसानी से समझाने की गरज से, कि आप यूँ समझ लें कि नॉट बाय नंबर्स, लेकिन ये कि आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि आधी दुनिया उनके हल्क़े असर में चली गई और आधी दुनिया अमेरिका के हल्क़े असर में चली गई। तो एक टर्म ईजाद हुई कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर थे, दोनों ही मर जाते, जो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला। तो एक तरह की कोल्ड वॉर, और वो इसलिए भी कोल्ड वॉर थी क्योंकि एक्चुअली सोवियत जो थे वो एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल लेकर खड़े हुए थे। वो लड़ाई तो मौशी निज़ामों की लड़ाई थी ना। तो एक तरफ ये सरमायादाराना निज़ाम और कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दूसरी तरफ वो कम्युनिस्ट इकॉनमी और सोवियत, यानी वो उनका जो एक प्राइवेट ओनरशिप का मिसाल के तौर पे हक नहीं था और स्टेट से हर चीज़ बिलोंग करती थी। उसके फ़ायदे भी ज़ाहिर थे, लोगों को किसी बात का बिल नहीं आता था, हर चीज़ गारंटी होती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो दो मौशी निज़ामों की लड़ाई थी, एक तरफ अमेरिका और उसके यानी वेस्ट, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उनके साथ में, और बीच में इंडिया जैसे भी थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट। लेकिन उनका भी झुकाव आखिरी नतीजे में एक जानिब होता ज़रूर था, इंडिया का सोवियत यूनियन की जानिब था, हमारा अमेरिका की जानिब था। तो सोवियत यूनियन बहुत बड़ी ताकत बना, और ये कि खलाओं में उनके ज़ाहिर स्पेस स्टेशन उन्होंने बना लिए, और नेवी उनकी बहुत, यानी वर्ल्ड क्लास, फ़ौज उनकी बहुत बड़ा साइज़ था, और असला उनके पास इतना था कि वो दुनिया की आबादी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 6 मरतबा मुकम्मल तबाह करने की सलाहियत रखता थे। अमेरिका को चैलेंज करते थे, पूरे वेस्ट को चैलेंज करते थे। खैर, उसके बाद वो चूँकि निज़ाम के अंदर उसमें ख़ुद को दुरुस्त करने की, चूँकि डिक्टेटरशिप आ गई थी ना, एक आमरियत आ गई थी, उसका नतीजा ये निकला। आमरियत चीन में भी है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपना जो एहतसाब है उसको बहुत, यानी उसको बेहतर रखा हुआ है सोवियत को देख के। उनका ये निज़ाम ख़त्म हो गया था, यानी वहाँ पे बिल्कुल हमारे वाला हाल था, यानी पर्दा डालो, मट्टी डालो, पर्दे डालो, मट्टी डालो, सिफारिश बेपनाह, मतलब है कि हर नाअहल आदमी जो है वो इम्पोर्टेंट ओहदों पर बैठा हुआ है, जो गलती कर रहा है किसी को सज़ा नहीं मिल रही। और अफसर जो थे वो बिल्कुल, उनको पूछने वाला कोई नहीं था, वो बिल्कुल एक ख़ुद मुख्तार बादशाहों, फ़िरौनों की तरह बिहेव करने लगे। और मतलब है कि वो एक तरह की, वो एक एजेंसीज़ की हुकूमत और बड़ी सख्ती की हुकूमत, और वो नतीजा उसका बहरहाल ये निकला कि मईशत, वो निज़ाम जो लतीफ़े की बात वैसे ये है कि जो कैपिटलिस्ट और मार्केट इकॉनमी है, इनकी बुनियाद ये इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमीज़ हैं, प्राइवेट ओनरशिप के साथ। सोवियत इकॉनमी जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं थी, मतलब इस तरह से इंटरेस्ट बेस्ड नहीं थी, बहुत ही मामूली सान का एक, उसको प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं थी। तो सूद के बगैर अगर कोई इकनॉमिक मॉडल दुनिया में मतलब चला, और इतना चला कि वो मतलब है कि उसने मुल्क को सुपर पावर बना दिया, तो वो सोवियत मॉडल था बाय द वे।
और हम उस जंग में भी अफगानिस्तान की हद तक हम सूदी जो निज़ाम है मुआशी जिसके खिलाफ हम नारे लगाते हैं उसको बचाने के लिए हम सोवियत से लड़ रहे थे, जो कि एक एक्चुअल वाइबल इकोनॉमी का बाहर कुछ सालों के लिए ही सही उन्होंने चला के दिखाया था। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हुआ फिर क्या हुआ, ये कि वो इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया, एहतसाब वहाँ पे ख़त्म हो गया, मेरिट ख़त्म हो गया, डिक्टेटरशिप में जो कुछ होता है क्लासिक साइंस वो वहाँ आ गए, और उसका नतीजा फिर ये निकला कि फ़ौजों को यानी पैसा इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई, ना फ़ौज को तनख्वाह देने के लिए पैसा, ना लॉ इन्फोर्समेंट को तनख्वाह देने के लिए पैसा, ना कॉलेज के लिए पैसा, ना यूनिवर्सिटी के लिए पैसा, और महंगाई की शरह ज़ाहिर है कि लोगों रूबल जो है उसकी ऐसी तैसी फिर गई, रूबल वहाँ की करेंसी का नाम है, और लोग इस हद तक यानी गैस ख़त्म हो गई और पेट्रोल ख़त्म, मतलब किसी देने के लिए पैसा ही कुछ तबाही आ गई। तो उसके बाद फिर वो लोग निकले, ज़ाहिर औलादें थी उनकी, उनके आबाओ-अजदाद इनकलाब लेकर आए थे 1917 में, ये उन्हीं की औलादें थी रशियंस, ये निकले और उन्होंने फिर उस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। और फिर हमने देखा कि मॉस्को में मतलब है वो गए, हर जगह उन्होंने कब्ज़े किए जाके, फिर जिस तरह से उल्टा दिया पलटा दिया, जिसके बाद फिर वहाँ जमहूरियत आई और वो सोवियत यूनियन ने अपना नाम, अब वो रशिया है। यानी ऐसा नहीं है कि वो मुल्क कहीं उठ के चला गया या लोग कहीं चले गए, मॉस्को ही रहा, हर शहर अपनी जगह वैसे ही रहा, लोग वैसे ही रहे, निज़ाम बदल गया। और उसके बाद जो मौजूदा सर है पुतिन, ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक तरह की डिक्टेटरशिप ही है, लेकिन उनके पीछे इतनी भयानक डिक्टेटरशिप की तारीख है कम्युनिस्ट पार्टी की कि उनको जमहूरियत के नाम पे इस वक्त जो आधी अधूरी आज़ादियाँ रशियंस को इस वक्त भी हासिल हैं, यही बहुत है उनके लिए। मतलब ये कि वो चूँकि इतनी भयानक आमरीत से निकले हुए हैं कि पुतिन की आमरीत उन्हें उस तरह से बेचैन नहीं कर रही, वरना ज़ाहिर है पहले भी निकले थे दोबारा निकल आते। तो इकॉनमी चूँकि बैठ गई, सोवियत तनख्वाहें देने के पैसा नहीं थे, तो एक एक करके वो टूट भी गया जिन मुल्कों पर उन्होंने कब्जे किए थे, और वो निज़ाम भी चला गया। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मॉस्को में सोवियत फ़ौज के अफसर, डेकोरेटेड सीनियर ऑफिसर्स, वर्दी पहनकर मेडल सजाकर सीने पे भीख मांगने लगे। यानी वो भीख मांगते थे मॉस्को में लोगों से खड़े होकर, वर्दी पहन के मेडल लगा के, जो सोवियत यूनियन में हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर सोवियत यूनियन जैसा बड़ा मुल्क जो सुपर पावर बना और जो एक तवील अरसे तक अमेरिका और यूरोप के बराबर खड़ा रहा, इकॉनमी जब उनकी क्लैप्स हुई और निज़ाम में जब उनके एहतसाब ख़त्म हो गया, मेरिट कत्ल हो गया, और नालायकों और जिसे कहना चाहिए कि चुन चुन के जो नालायक और बदतरीन लोग थे उन्होंने जब निज़ाम चलाना शुरू कर दिया और उसका नुकसान एक हद से ज़्यादा बढ़ गए, तो लोग निकले और उसको उल्टा दिया, वो पूरा का पूरा निज़ाम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब। हम जो पंगे हमने लिए हैं वो तो खैर बात की बात है, लेकिन अब दिवालिया होने का मतलब अगर इसको थोड़ा सा भी समझा जाए कि इस वक्त हम जिस पुलिस सुरात पे खड़े हुए हैं बतौर मुल्क कि एक तरफ अगर हमें ये जो झटके हम सऊदीया को भी ज़ाहिर कह रहे हैं कि ये भी गुस्ताखे इस्लाम है, ये अपने $3 बिलियन निकाल लें आज, और या ये कि ये आज चूँकि हमें यानी दस्तयाब इतलात के मुताबिक हम उनको वो अथॉरिटी भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान ने अगर डिफ़ॉल्ट करना है तो सऊदीया को ये इख्तियार हो चुका है कि सऊदीया पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दे, और हमारे गुस्ताखे इस्लाम कहने के बाद अगर वो ऐसा कर दे, MBS बादशाह है वो, तो फिर हैरत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर दिवालिया हो गए तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, ज़ाहिर है फिर कैश पे काम शुरू हो जाएगा। यानी जब आपका कैश पे काम शुरू हुआ तो डॉलर देने पड़ेंगे, तो डॉलर तो है ही नहीं, तो क्या होगा, यानी पेट्रोल पंपों पे तेल मिलना बंद हो जाएगा, बिजली आपकी आनी बंद हो जाएगी, पैसे आपने बिल दिया है ये बात रेलेवेंट हो जाएगी। मतलब स्पेन पे इस तरह के हालात रहे, ग्रीस पे इस तरह के हालात रहे, तो फिर उस ऐसी सूरत हाल में फिर ये होता है कि वो लोग फिर निकलते हैं, और जब उनके रुपए की वैल्यू करेंसी की नहीं रहती वो फिर हमलावर होते हैं दुकानों पे, शॉपिंग मॉल्स पे, जो कुछ उन्हें फिर लूटमार शुरू हो जाती है। और जो उनको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट होती है, ज़ाहिर है उनको खुद भी तनख्वाह नहीं मिली होती, तो वो भी उन मुसल्लह जत्थों में शामिल हो जाते हैं। तो ये फिर एक सूरत जो है दिवालिया होने की, और मतलब है कि नाकामी की, और ये एक सूरत सोवियत यूनियन जैसा मुल्क अगर नहीं बच पाया, उनके असला जो 6 बार दुनिया पूरी को तबाह कर सकता था, वो असला, वो एटम बम, वो फ़ौज, उसको नहीं बचा पाई निज़ाम को और क्लैप्स हो गई। तो हमारी चाय पीदी का शोरबा, हमारा तो सोवियत यूनियन से कोई मुकाबला बनता ही नहीं है सिरे से, वो इतने बड़े थे हमसे। तो ये है वो बेसिकली सूरत हाल कि अगर हम दिवालिया होते हैं, क्रैश की तरफ जाते हैं, तो फिर डॉलर में, यानी आप LC खुलना वो पहले ही मतलब क्या हो, कितना हमारा कारोबार रह गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ये भी ख़त्म हो गया और कैश बेस लेना देना शुरू हो गया। डॉलर तो फिर जाएगा 500 पे।
तो उसके बाद आप मुझे बता दीजिए कि जब ये अल्लाह ना करे ये वाला अगर सिनेरियो डेवलप हो गया तो फिर भूल जाएंगे आप। फिर यहाँ से कुछ लोग उठेंगे जो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से जो लोग आएंगे वो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, दिवालिया हो गया, हमें नहीं चाहिए डॉलर, हमें नहीं चाहिए काफिराना निज़ाम, हमें नहीं चाहिए, ये सब इसलिए है कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, अब हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे तो अमन व अमान आ जाएगा। ये एक अलग बात है कि वो किस तरह का अमन व अमान होगा और उसकी कीमत क्या होगी। लेकिन उधर से वो लोग उठेंगे, इधर से भी लोग उठेंगे, यानी अब उसके बाद एक टोटल कैओस है। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि सलामती अशराफिया की भी इसमें है और आवाम की, मेरी आपकी भी इसमें है कि ये ऑर्डर बुरा भला जैसा भी है ये चलता रहे। ऑर्डर ये टूट गया तो उसके बाद तो फिर मतलब है कोई भी नहीं बचेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और आखिरी बात यह है कि ये जो है ना गुर्बत और अफलास, महंगाई का जो एक समंदर है, इस समंदर में ये खुशहाली के छोटे छोटे जजीरे, नाचते गाते लोग, शादियां मनाते लोग, फंक्शन करते लोग, रेस्टोरेंट्स होटल्स में खाना खाते लोग, अपनी गाड़ियों में घूमते लोग और मुलाजमों की फ़ौज के साथ चलने वाले लोग, ये जो खुशहाली के छोटे छोटे जजीरे हैं ना, ये फिर समंदर से फिर लहरें उठती हैं और डुबो देती हैं इनको, और लम्हे लगते हैं डुबोने में, लम्हे। ये ना सोचिएगा कि ये बड़ा तवील को काम होगा और वक्त होगा हम भाग जाएंगे, नहीं। 14 अगस्त तक़सीम हिंद के जितने फसादात हैं ना, जो हम 75 साल 74 साल के बाद भी नहीं भूल पा रहे, ना हम और ना इंडिया, ये सारे फसादात जो शुरू हुए थे ये 10 अगस्त तक खैर थी, कुछ नहीं हुआ। 11 अगस्त को भी कोई, ये जितनी तबाही आई है ये आखिरी 3 दिन थे, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 3 दिन, 3.5 दिन और रातें हैं जी जिसमें ये, और उस वक्त की आबादी बहुत कम थी आज के एतबार से। पूरा हिंदुस्तान 40 करोड़ पे था, बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरा, यानी आबादी आज के मुकाबले में कुछ भी नहीं, यानी आधी से भी कम। और असला जो लोगों के पास उस ज़माने में डंडे और छुरियाँ होती थी, करपान ले ली, कोई तलवार ले ली, यानी ये हाथों से लड़ने वाले और ये चाकू छुरियों से लड़ने वाले, पिस्तौल गन किसी किसी के पास। तो और तबाही इतनी बड़े पैमाने पे आई थी कि वो आप देख लें कि अभी तक याद है। अल्लाह ना करे इस तरह की दूसरी, अगर फिर वो हमारे ये लूटमार और ऑर्डर टूट गया तो आज की आबादी का अंदाज़ा लगा लें, यानी 22 करोड़ के करीब हम पहुँचे हुए हैं। असला आज के पाकिस्तान में कुछ 500 गुना ज़्यादा है सिविलियंस के पास, मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूँ, यानी हर दूसरे तीसरे घर में बंदूक है। अब तो बम बनाने और IED बनाने के यानी एक्सपर्ट्स, यानी ऐसे टेररिस्ट सेल और ग्रुप मौजूद हैं जो बम बनाते हैं खुद, यानी उनको किसी का मोहताज नहीं है। तो ऑर्डर अगर क्लैप्स होगा तो फिर ये सब कुछ होगा। वीलॉग इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि कोई रास्ता है, इससे बच सकते हैं। यानी दिवालिया हो गए तो फिर कोई सियासी पार्टी आके बचा लेगी, बचा सकती है। जवाब ये है कि एक तरफ तो अगर लोगों में ये यकीन हो कि ये जो हुकूमत है ये हमने इलेक्ट करके मुंतखब है और उसके बाद हम एक तरफ जा रहे हैं, तो शायद आप उम्मीद रख सकते हैं कि यकीनी वहाँ भी नहीं है। लेकिन जो मौजूदा निज़ाम है, जाली हुकूमत, और जिसने हर इदारे की इज्जत खाक में मिला दी है, मतलब इस वक्त सोशल मीडिया पे जो जो कहने सुनने पढ़ने को मिल रहा है, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट के बारे में सुनी हो। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जब लोग बिल्कुल यानी एक ऐसी जंग में हाथ डाल गया और वो मतलब उसके बाद उस वक्त भी फ़ौज के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो गुफ्तगू, वो जहर, वो तंज देखने को नहीं मिलता था जो अब मिलता है। बल्कि अब इतना जहर आ गया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट पर जितनी तनकीद करेंगे लोग उतना ज़्यादा एडमायर करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। ये बड़ी भयानक बात है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, ये खुश होने की बात नहीं है। तो बस वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि हमारे इक़्तिदार रखने वाले काश इस बात को समझ लें कि ये ऑर्डर चलता रहे तो उनकी खैर है, ऑर्डर टूट गया तो फिर अल्लाह माफ़ करे, बचेगा कुछ नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, शाद और आबाद रखे, आमीन। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।